नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। आज बाजार के अंदर पहला कारोबारी सत्र हफ्ते का और काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बाजार के अंदर इस समय देखने को मिली है। हालांकि अच्छी बात यह है, इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच में बाजार न सिर्फ हरे निशान में बना हुआ है बल्कि मजबूती के साथ खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ख़ासतौर से छोटे मझोले जो शेयर हैं, मिड कैप इंडेक्स ने आज नई ऊंचाई छुई हुई है। ऐसे में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से तब जबकि इंडिया विक्स की बात करें जो कि उतार चढ़ाव का इंडेक्स होता है, उसमें हमने देखा कि आज 7% से ज़्यादा, करीब 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ऐसे वोलेटिलिटी के माहौल में, ऐसे उतार चढ़ाव के बाजार में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, क्या अभी खरीदा जाए, बाजार से थोड़ा सा दूर रहा जाए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे खबरों वाले शेयर बजिंग स्टॉक्स सबसे कुछ ही देर में लेकर के आएंगे। 1:45 बजे आज से आईपीओ का मेला शुरू हो रहा है इस हफ्ते। आज एक आईपीओ खोल रहे हैं, 2 दिन बाद और सारे आईपीओ खुलेंगे। तो इस हफ्ते आईपीओ के मेले में कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, ये आपको 1:45 बजे बताएंगे। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ लगातार। जरा इस समय बाजार की स्थिति का जायजा ले लेते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या देखने को मिल रहा है। तो चूंकि हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो गिरफ्त जो है वो बुल्स के हाथों में दिखाई दे रही है। 1446 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 725 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम दबाव देख रहे हैं, जिनमें कि गिरावट देखने को मिल रही है। जो सेक्टर चल रहे हैं उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनियों की तेज़ी समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है और ऊर्जा कंपनियां, जिसमें हम देख रहे हैं जितनी भी जो एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, टाटा पावर हो, इन सब में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी है, सरकारी कंपनियों में अच्छी तेज़ी है। अब सवाल यही है कि क्या इनमें खरीदारी करना चाहिए या फिर जिनके पास है उनको मुनाफा वसूल करना चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। अब आज के मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास मेहमान नितलेश पावस्कर जी। नितलेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है सर, और आज हमने काफ़ी वोलेटिलिटी देखी। इंडिया विक्स भी हम देख रहे हैं कि करीब 7% से ज़्यादा की बढ़त पे कामकाज कर रहा है। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर बाजार के अंदर? देखो, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एक तो अपने प्रॉफिट को बुक करते चलना चाहिए और साथ साथ अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा मार्केट में वो काफी तेजी से वन वे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने भी इन्वेस्टिंग कॉल्स दिए थे वहां पे मैंने 50-60% का प्रॉफिट बुक करने का ऑलरेडी क्लाइंटों को मैसेज किया है। लास्ट वेडनेसडे को मैंने एक स्टॉक दिया था, वहां पे भी 60% प्रॉफिट बुक करने को बोला है। तो यहाँ पे हमें कॉशियसली लेना पड़ेगा। देखो, चल रहा है मार्केट, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे जाके हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। रही बात मार्केट की, अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले भी 2020 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली की राय दी थी, और मुझे लग रहा है कि 21,100 या फिर 21,150 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव मंदी तभी इसमें हमें देखने को मिलेगी जब फ्यूचर्स 21,850 ये लेवल्स के नीचे ट्रेड करेगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें जो भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे वो हर जगह पे बुक करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने दिया था, वहां से 80 से 90 पॉइंट का फॉल आया था, वहां पे कुछ क्वांटिटी बुक करके फिर से अभी हम लोगों ने फ्रेश क्वांटिटी ऐड की। तो वैसे आपको करना पड़ेगा। बाजार आपको दोनों साइड के मौके दे रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने टर्न का। तो मेरे हिसाब से 21,800 मार्केट के लिए काफी वीक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे बाजार में एक वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करोगे तो वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो आप अपने स्टॉक्स को लॉन्ग करके चल सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करके या फिर पार्ट क्वांटिटी बुक करके चलना चाहिए। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास पहले से ही आ चुके हैं, तो ये करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से वो कार्यक्रम को प्रेम दे रहे हैं। और हमने देखा कि फ्राइडे को जिस तरीके से बड़ी संख्या में लाखों दर्शकों ने हर एक चंक को काफ़ी सराहा, पसंद किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार मनी 9 के साथ आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अपना प्रेम
अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखिए। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए आज के लिंक को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है अपने परिवारजनों, अपने इष्ट मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और मनी9 के परिवार को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। चलिए, पहला प्रश्न जो है वो सविता अग्रवाल जी का आया है, उनको उस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सर प्राइम फोकस के बारे में बता दीजिए। इनका जो खरीदारी का लेवल है वो 140 रुपये के आसपास का है। अब ये जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें रणनीति होनी चाहिए, क्या बने रहें या निकल जाएं। तो प्राइम फोकस पे अगर नज़र डालें कि अभी क्या स्तर देखने को मिल रहा है, तो अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 139 रुपये के आसपास का। आज हालांकि मोमेंटम है 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद के आसपास ही है, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है। तो सर क्या करना चाहिए? 140 पे लिया हुआ है, 139 का भाव देखने को मिल रहा है, आज 5% से ज़्यादा की तेज़ी, आपकी राय जानना चाहती हैं? देखो, होल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा 2017-2018 के जो हाईज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फंडामेंटल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 125 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 125 के नीचे इस स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 150 ये लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो 190 से लेके 200 ये भाव भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें 125 रुपीज का। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब लोग थोड़े से पहले जब तेज़ी चल रही थी तब उसके लिए परेशान थे, और अब चूंकि थोड़ी सी गिरावट ऊपर के लेवल से आई है, तो अब लोग रेलवे शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो ज़रा डिस्कशन में ले आते हैं। सबसे पहले सर IRFC के ऊपर प्रश्न आया है रूपा दास जी का। विवेक बिहारी जी कह रहे हैं इनके पास भी IRFC के शेयर हैं। इसके अलावा जो प्रश्न आया है IRFC पे वो प्रणब ज्योति सामा जी का है। तो IRFC पे कम से कम 4-5 सवाल आए हुए हैं, और अच्छी बात यह है या बुरी बात यह है कि सबके शेयर का जो प्राइस है वो किसी का 174 है, किसी का 175 रुपये 25 पैसे है, और 174 जो है 3 लोगों के प्रश्नों के में 174 का जिक्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम IRFC के शेयर की बात करें तो अब 162 रुपये का स्तर देखने को मिल रहा है, 4% नीचे है। एक तरफा रैली देखने को मिली थी, और ये सबको लग रहा था कि, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय भी कह रहे थे आप खरीद लें, आप खरीद लें, तो डर लग रहा था। और अब वही डर जो है, जो कि लोग किसी भी लेवल पे खरीदारी करने से बाज नहीं आ रहे थे। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर दबाव देखने को मिला है, आज भी 4% नीचे है सर। अब जिन लोगों की खरीद 170 के ऊपर की है, उन सब के लिए आपकी राय अब क्या होगी? क्या अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, होल्ड करना चाहिए, या आपको लग रहा है कि एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉस को बुक करना होगा तो आपके लिए 158 से लेके 155 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे चलता है तो बाजार में एक बार के लिए वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। फिर ये स्टॉक जो है वो 130 से लेके 115 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आप इतना अगर पेन झेल सकते हो तो आप पोजीशंस बनाए रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक एटलीस्ट 155 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। क्योंकि मैं कंटिन्यूसली एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी रेट कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो अपने प्रॉफिट को हमेशा लॉक करके चलना चाहिए। भले कोई भी एनालिस्ट आके बोलेगा यहाँ से स्टॉक 400 जाएगा, 500 जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। स्टॉक 25 रुपए से चल के 175 रुपए हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5x 6x स्टॉक्स हो चुका है। तो वहां पे जाके अगर आप अपनी पोजीशंस को बनाते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करें। 155 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार ये स्टॉक फिर से अगर 168 ये लेवल्स को क्रॉस करता है तो एक आपको एग्जिट का प्राइस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा ये स्टॉक में डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बजट है, बजट भी हो चुका है। आगे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि रेलवे स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। श्री प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ओह, गोरखपुर से बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शहर से आपने फ़ोन किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं गोरखपुर में आप? सर अभी विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी हैं, चलिए अच्छी बात है कि विद्यार्थी जीवन में ही अर्थशास्त्र से आपका लगाव हो गया है,
और आप अभी से मार्केट और व्यापार जगत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका आज का? सर IRFC का मैं सर 155 प्राइस से 1110 लिया हूँ। अच्छा, सर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1110 पे भाव लिए हैं, के शेयर लिए हैं आपने 155 रुपए के भाव पे ना? जी सर। अच्छा, क्या सोचा था आपने, कहाँ तक जाएगा? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचा था 200 तक जाएगा। चलिए 200 तक। सर ये शेयर जो है ना, मतलब 25-30 रुपए से चल रहा है। चलिए, आपने एंट्री लेट की, पर अच्छी बात यह है कि आप जो है अभी भी जो है वो मुनाफे में हैं, 5-7 रुपए आपको मिल रहे हैं। एक स्टॉप लॉस अभी थोड़ी देर पहले नितलेश जी ने बताया है, और चूंकि IRFC के ऊपर झड़ी लगी हुई है सवालों की, तो एक बार फिर से स्टॉप लॉस और स्ट्रेटजी एक बार दोहरा दीजिए सर, ताकि जो बाकी के दर्शक हैं जब उस कार्यक्रम को दोबारा देखें तो जिन लोगों को भी प्रश्न हो IRFC के बारे में, और क्लैरिटी के साथ और स्पष्टता आ जाए उनके मन में। देखो अभी आपके पास 1100 क्वांटिटी है, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखो अभी भी 10,000 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो एटलीस्ट 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करके चलिए, और बाकी का जो क्वांटिटी है 155 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते। देखो हाथ आया पर मुंह ना लगा, ऐसी वाली सिचुएशन ना होनी चाहिए। देखो आपने 155 पे लिया, स्टॉक 190 के आसपास भी एक हाई लगाया था, लेकिन आप 200 का वेट कर चुके थे, तो इस वजह से थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि नहीं तो रिग्रेट फील होगा कि एक बार के लिए आपने 30-35,000 रुपीज का प्रॉफिट देख लिया था, वो जब तक वो रेट नहीं आता तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो वैसे वाला चीज नहीं होना चाहिए। कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस 155 रुपीज का ट्रेल करके चल सकते हैं। ये फिलहाल राय आप लोगों के लिए IRFC पे निकल करके आती हुई, और इस बीच 400 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमें लाइव के माध्यम से सिर्फ YouTube पर देख रहे हैं नितलेश जी, और बाकी ऐप, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, इन तमाम जगहों पर हम लाइव जा रहे हैं, तो उसके नंबर्स अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। अपना प्रेम, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम दे सकें। चलिए, चूँकि रेलवे पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो ज़रा एक ट्रू के नाम से हमारे पास एक ID से सवाल आया है यूट्यूब के माध्यम से, कह रहे हैं कि RVNL में अब क्या करें। सर, चूंकि हम लोग रेलवे पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तो अब रेलवे पे ज़रा बातचीत और थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। IRFC के बाद अब RVNL के ऊपर, हालांकि अब क्या करें इनका प्रश्न है, और इन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने किस भाव पे लिए हुए हैं, लेकिन इस शेयर में भी काफ़ी शानदार रैली रही है। आज 4% टूटा है, 3.25%। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 283 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 125% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल में 300% के आसपास की रैली देखने को मिली है। RVNL पर भी क्या IRFC की तरह ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या कुछ अलग स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए 265 आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जहाँ पे एक पैनिक लो लगा था। अगर हम लोग देखेंगे 24 जनवरी के आसपास, और वहां से फिर से स्टॉक ने 300 के आसपास का एक हाई लगाया था, तो वही हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मोमेंटम 200 रुपए के साथ स्टार्ट हुआ था, और अगर हम लोग देखेंगे तो 350 345 के आसपास गया था स्टॉक, और वही जो लेवल बन के आ रहा है 0.5 0.6, अगर फिबो को अगर हम लोग देखेंगे, जो ऑलमोस्ट 2023 के हाइस के ब्रेकआउट के बाद वो लेवल्स निकल के आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से 265 आपका बेस्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये 0.5 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर से एक बार के लिए स्टॉक 220 से लेके 210 ये लेवल्स पे क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो वहां पे चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। फ्रेश लॉन्ग की तो मैं राय नहीं दूंगा इस लेवल के ऊपर। अगर आप फ्रेश लॉन्ग भी करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस 265 रुपीज का होना चाहिए। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, हमारे साथ अब सीमा जी जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। विभा कपूर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा जी नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। आपका चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड आई बहुत जस्ट शुक्रिया स्टम्बल्ड मैम। अपॉन दिस चैनल, पर जब से देखना शुरू किया है आई रियली स्टिक टू इट, सो थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, और कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बताने के लिए। और आप जैसे लोग, आप जैसे दर्शक ही कार्यक्रम को और इस मनी 9 के मंच को और बड़ा बनाते जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank कि you. मनी 9 के साथ जुड़ी हैं आप, और आगे भी आप नियमित रूप से जुड़ती रहें, यही आपसे प्रार्थना है। बताइए मैम, कहाँ से बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, एंड
सोफा मेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी, लेकिन दो जगह है जहाँ थोड़ा फंसी हुई हूँ। जी। एक है दिव्यानी इंटरनेशनल, हम्म। जहाँ पे किस सर रेट पे मेरे लिए? पास दिव्यानी इंटरनेशनल है, 2500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 196। तो 196 यहाँ पे? बड़ी, अच्छा। हाँ हाँ जी, तो यहाँ लॉस हो रहा है। और दूसरा सर है, जी। दूसरा भी पूछ लूँ मैं भी आपसे? हाँ पूछ लीजिए, आप दोनों प्रश्नों पे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी सर, दूसरा है जुबिलेंट फूड्स, जो 500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 523। जुबिलेंट फाइव। फूड्स में इनफैक्ट पहले काफी ज्यादा भी गया था ये पीछे, आई थिंक मे बी अराउंड 585 और 587 तक गया था, पर तब मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया था। आई थॉट आई कीप इट फॉर द लॉन्ग रन, बट वो एकदम ही टम्बल डाउन हो गया। अभी तो कितने ये समय थोड़ा होल्ड कर गाइड सकती हैं करें मैम प्लीज। आप? मैं कर सकती हूँ होल्ड सर, अभी अगर आप होल्ड इसमें कर है सकते उम्मीद कुछ बनी हुई है कि भाई हाँ जी। है प्रॉफिटेबल, जी सो आई जी। कैन होल्ड इट फॉर अ ईयर और टू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हालांकि देवयानी में अभी थोड़ा सा दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने आपकी खरीद 195 के आसपास आपने बताई है और अब 164 आया है। आज भी 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आ, असल में यहाँ पर समस्या एक आ गई है देवयानी के अंदर, ख़ास तौर से कि जो कंपनी के जो नतीजे रहे हैं ना मैम, वो अच्छे नहीं रहे हैं। और उसमें हमने देखा है कि करीब करीब 87% के आसपास का कंपनी के मुनाफे में कमी देखने को मिली है। तो अब ये रिकवर कितनी जल्दी करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी चीज़ें चार्ट्स पर देख करके अभी निखिलेश जी बताएंगे। तो ये एक समस्या आपके लिए यहाँ पर ख़ास तौर से देवयानी इंटरनेशनल को लेकर के हो गई है। दूसरा आपने जुबिलेंट ले रखा है और ये अब आ गया है 491 पे। आज थोड़ा सा दबाव यहाँ पर है। यहाँ पर पूछते हैं निखिलेश जी से, एक महीने में करीब 12% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है शेयर के अंदर। निखिलेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? यहाँ पर भी रिजल्ट का ही फैक्टर है, लेकिन देवयानी काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है और रिजल्ट चूँकि ख़राब रहे हैं, तो सलाह क्या रहेगी आपकी? देखो देवेंद्र इंटरनेशनल अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन है 150 से लेके 160, तो ये मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा टिप मिलता है 155 के आसपास, तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। 145 रुपीज आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, और जो आपने 155 के आसपास क्वांटिटी लोगे, तो वो अगर विशाल मिलता है 175 से लेके 180, तो वहां पे क्वांटिटी एग्जिट करना। इससे क्या होगा कि आपका एवरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अगर फॉलो कर सकते हो 145 रुपीज का, तो ही इसमें आप एवरेज करें 155 रुपीज के आसपास, क्योंकि ये गिरता हुआ स्टॉक है, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे राय दे रहा हूँ। और दूसरा जो स्टॉक है जुबिलेंट फूड, वो भी मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। मैं भी इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने भी रेकमेंड किया था 500 520 के आसपास, टारगेट भी 650 के आसपास मैंने कहे थे, लेकिन ये स्टॉक 580 590 से रिवर्सल दिखा रहा है। तो इसमें जो लास्ट बुक मुझे दिख रहा है 450 से लेके 420, इसके लिए लास्ट बुक है, इसके नीचे जाएगा तो ये स्टॉक में बड़ा वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। तो 450 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन स्टॉक में अगर 520 से लेके 530 इस रेंज का ब्रेकआउट फिर से अगर आता है, तो फिर से ये स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर ये स्टॉक 650 तक चल सकता है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। क्लाइंटों के पास पोजीशंस पूछ सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल कोई जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई देवयानी इंटरनेशनल पे, जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। और अब इस बीच जरा कुछ एक और दर्शकों को शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर रूपा दास जी का प्रश्न जो तो हमने डिस्कस कर लिया, और एक और दर्शक हमारे हैं, वो हैं सिराज खान साहब। खान साहब कह रहे हैं कि हेलो सर, एनएचपीसी या फिर एसजेवीएन में से कौन सा स्टॉक लेना चाहिए मुझे? 20,000 के शेयर मुझे लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। सर, अब चूंकि ये दोनों ही शेयरों में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है कि अभी करंट लेवल पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शानदार रैली एनएचपीसी के अंदर जो है वो देखने को मिली है। ये जो है एसजेवीएन का शेयर आप देख सकते हैं, एक तरफा रैली और देखने को मिली है। एनएचपीसी की अगर बात करें तो एक महीने में 55% तो ये शेयर ऑलरेडी भाग चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा एक डर लग रहा है, लेकिन क्या एंट्री कर सकते हैं वो जरा हम एक बार पूछ लेते हैं निखिलेश जी से। निखिलेश सर, एसजेवीएन और एनएचपीसी में 20,000 रुपये लगाना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कहाँ की जाए, लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। देखो, इसमें मैं
वैसे एंट्री तो नहीं दे सकता क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद ये स्टॉक अभी यहाँ से चल रहा है। क्योंकि मैंने जो एंट्री दिलवाया था क्लाइंट्स को, वो 35-36 रुपीज का मल्टी ईयर जब ब्रेकआउट आया था तभी मैंने क्लाइंट्स को दिया था। तो अभी 115-113 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। कुछ डीप मिलता है, कुछ खराब न्यूज आती है या फिर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये स्टॉक्स में ले, क्योंकि चढ़ के लेने में कुछ मतलब नहीं है। कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एनएचपीसी या फिर एसजीवीनी स्टॉक लेना है। नीचे मिलेगा बाजार में आने वाले समय में तब आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट वन वे चलेगा। ऐसा भी हो सकता है 2024 या फिर 2025 का जो मिड ईयर है वो बियर फेज हो सकता है। वहां पे आपको अच्छे खासे मौके देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे आप अपने लॉन्ग्स क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये लेवल्स लेने का नहीं है। अगर मेरा पैसा होता तो अभी मैं नहीं लगाता इस लेवल के ऊपर। भले यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्टिफाई नहीं है। यहाँ से डिक्लाइन कुछ मिलता है तो वो लेवल्स आप जरूर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो। हम्म, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सर, काफ़ी ज़्यादा जो है रैली यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे और हाथ जल जाएंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नीचे आ जाए। हाँ, जिन लोगों के पास है वो अपना कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये अभी आज भी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारा बजिंग स्टॉक्स में भी आज हम एनएचपीसी की डिस्कशन में लाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में इस पर चर्चा हो जाएगी। और एनएचपीसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हैं तो उसको हम थोड़ा सा आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग एक बार प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा सा धीरज रखिए, प्रश्न पढ़ने का मौका दे दीजिए। एस तिवारी जी का प्रश्न ले लेते हैं और टाटा मोटर्स पे इनका प्रश्न है और कह रहे हैं कि वो और ऐड करना चाह रहे हैं। 495 रुपये पे इनके पास 50 शेयर पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी एवरेज करने के लिए कौन सा रेट सही रहेगा ये जानना ही चाह रहे हैं। अभी अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो आज चूंकि नतीजे रहे हैं और चूंकि इसको भी हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हम बजिंग स्टॉक्स में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। 934 का भाव यहाँ पर हो चुका है, 895 की इनकी खरीद है सर। 6% से ज़्यादा की रैली देखने को मिल रही है। बजिंग स्टॉक्स में थोड़ा डिटेल में और जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एवरेज करना चाह रहे हैं तो एवरेज करें या फिर जितने हैं उसको अभी बना करके रखे रहें? देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्ट बुकिंग करना चाहिए 50% एटलीस्ट, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस है वो 500 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। जनरली हम लोगों ने काफी बार देखा है रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्टॉक गैप ओपन होता है और उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं आती है। तो वो शायद से ये चीज हो सकती है आपको। तो यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिए या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टाटा मोटर्स काफी अच्छी कंपनी, यहाँ से मोमेंटम और भी कर सकती है। लेकिन फिर आई लक्ष्मी को ना नहीं करते, क्योंकि आज का जो डी कैंडल बना है वो डूजी कैंडल बना है। अगर आप फिर भी नहीं एग्जिट करना चाहते इस लेवल के ऊपर तो सिर्फ मैं आपको ट्रेडिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 870 के हिसाब से, वो वाला। लेकिन मैंने आज ही मैं डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट के साथ, अगर आपको एवरेज करना होगा तो 650 से लेके 600 ये बेस्ट लेवल होगा। कब आएगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आएगा तो यहाँ पे पोजीशंस लिया जा सकता है, क्योंकि चार्ट की बेसिस के ऊपर ये लेवल फ्रेश ऐड करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर 500 का आपका एवरेज है और ऊपर में 950 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है तो वहां पे एवरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप नीचे मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और जरा विवेक जायसवाल जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। एक और रेलवे शेयर, तो रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसको लेकर के इस समय लोग काफ़ी ज़्यादा सर जानकारी चाह रहे हैं। एक तो रेल है और दूसरा है पावर, और दोनों ही क्षेत्र में हमने देखा कि रेलवे में रैली आ चुकी है और पावर की रैली अभी थम नहीं रही है। तो यहाँ दोनों पे ही जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। विवेक जायसवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं, टेक्समैको रेल के ऊपर है। कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं इनके पास 220 रुपये के भाव पर, और जानना ही चाह रहे हैं कि 2 से 4 महीने का ही व्यू इनका है, बहुत लंबा नज़रिया इनका नहीं है। और ये जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर हम टेक्समैको रेल की बात करें तो अभी यहाँ पर भी 2-2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रेलवे में अब सुस्ती आ रही है क्योंकि रैली भी खैर एक तरफा देखने को मिली थी, और यही अब पावर सेक्टर के साथ भी हो सकता है भविष्य में देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी शानदार रैली जो है वो देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 220 की इनकी खरीद है। और 220 की खरीदारी है इनकी। मुझे लगता है कहीं रेट लिखने में गलती तो नहीं कर दी सर आपने? अच्छा चलिए, टेक्समैको रेल, हाँ ठीक है, 220 की इनकी खरीदारी है। 205 पे जो शेयर है वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्समैको का।
सर क्या करना चाहिए सर ये करंट लेवल के ऊपर, क्योंकि अब आज ये भी पौने 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। गलती से मुझसे टेक्स मैको इंफ्रा का शेयर खुल गया था, तो इसीलिए मुझे ताज्जुब लग रहा था कि 124.25 का भाव, लेकिन खैर गलती सुधार ली गई है और अब 205 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 220 की इनकी खरीद है, नुकसान इनको हो रहा है। बहुत सारे लोग सर हायर लेवल पे फंस गए हैं यहाँ पर अब रेलवे के अंदर। देखो, एक 202 से लेके 200 रुपए एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक्चुअली ये मेरा जो सेटअप है, जो एफएनओ के लिए मैं शॉर्टिंग के लिए यूज करता हूँ, तो वही सेटअप इस स्टॉक में बना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा 200 से लेके 200 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 200 से लेके 202 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 211 रुपए आज के दिन या फिर कल के दिन दिखाता है, तो एक फिर आपको एग्जिट का राय देखने को मिलेगा। जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पिछला स्विंग कट करने के बाद उसमें तेजी का सौदा बनाते हैं, वो इसे मार्केट ट्रैपिंग करके फिर से नीचे आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के अपने लॉस को क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखो, 200 के नीचे स्टॉक में वीकनेस आएगा। 200 के ऊपर जब तक है तब तक आप फुट में एक मोमेंटम के साथ बने रह सकते हैं स्टॉक। जी चलिए, इस बीच अपने दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर देते हैं। 600 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें इस समय लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। बाकी हम इंस्टा पर भी लाइव हैं, फेसबुक पर भी लाइव हैं और मनी9 के ऐप पर तो हम लाइव रहते ही हैं। तो आप सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम ऐसे ही मनी9 के साथ बनाए रखिए और मनी9 के परिवार को ऐसे ही और विस्तार देते रहिए, तो हम सभी जो है आगे प्रगति करते रहें। इसी कामना के साथ अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और उससे पहले सर, चूँकि दो क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, एक तो रेल और दूसरा पावर, इनमें क्या अगर आपको इन दो सेक्टर्स पे अपने क्लाइंट्स को आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो एक में रैली आने के बाद अब गिरावट आ रही है, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए रेल के अंदर। पावर के अंदर हम देख रहे हैं अभी ये मूव बना हुआ है, काफ़ी रैली चल रही है, तो पावर में अगर ख़रीदारी करनी हो तो कोई शेयर ऐसे हैं जहां आपको अच्छे लग रहे हों, और ख़ास तौर से सवाल ज़्यादा एनएचपीसी, एसजेवीएन, टाटा पावर इनको लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर अभी फ्रेश एंट्री वालों के लिए भी? देखो, फ्रेश एंट्री वालों के लिए मैं बोलूंगा कि ये सेक्टर तो अभी चल चुका है, तो इसमें ना आए। रेलवे हो गया या फिर पावर हो गया, तो कुछ ऐसा अच्छा खासा थीम मिलता है जहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करें। जैसे कि टूरिज्म सेक्टर हो गया, वहां पे एक थीम बन सकता है आने वाले कुछ समय में। लेकिन वो भी कुछ गिरावट में ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, होटल इंडस्ट्री हो गया या फिर ईज मैट्रिक हो गया, ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक है जो आप डिक्लाइन के ऊपर ले सकते हो। 42-43 रुपीज के आसपास मैंने ईज मैट्रिक को रिकमेंड किया हुआ है। तो वहां पे अगर कुछ मिलता है 45 रुपीज के आसपास, तो वहां पे आप ले सकते हो। लेकिन देखो, अभी फोमो में बाइंग करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जी ये स्टॉक ऐसे भागे, रेलवे हो गया या फिर पावर हो गया, जो स्टॉक को हम लोग 200 के आसपास देखते हैं, वो स्टॉक अभी 400 450 के आसपास कोई ट्रेड कर रहे हैं। टाटा पावर हो गया, जब हम लोग बोल रहे थे कि 237, मुझे अभी भी याद है, जब भी ये 237 निकलेगा ये 350 दिखाएगा, ये तब मैंने कहा था। तो तब वो 237 के ऊपर लेने को कोई रेडी नहीं था, लेकिन अभी ये 400 इस रुपए के बीच भाव सर दिखा एक रहा है। मिनट आपको रोक रहे हैं, अपने पीसीआर की टीम से चाहेंगे कि कम से कम इन तमाम शेयरों के बारे में चर्चा हो रही है, अगर हो सके तो उनके भाव अगर हो सके तो दिखाते रहिए। जी सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। तो वो वाला रेट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि देने के लिए, क्योंकि देखो, मैं जब भी कोई ट्रेड सजेस्ट करता हूँ तो पहले देखता हूँ कि ये भाव के ऊपर मैं मेरे पैसे लगाऊंगा या फिर क्लाइंटों को सजेस्ट करूंगा। तो ये वाला भाव है वो सजेस्ट वाला नहीं है। स्टॉक यहाँ से चल सकता है, स्टॉक 5-7% का मोमेंटम और आ सकता है, लेकिन ये लेवल्स अभी लेने के लिए नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें और फ्रेश एंट्री का वेट करें, लोअर लेवल मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बाजार गिरेगा नहीं, बाजार गिरेगा तो अच्छा खासा मौका मिलेगा, तब आप अपनी पोजीशंस को बनाएं। जी चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और उनका प्रश्न लेते हैं। और हमारे साथ अगले दर्शक इस समय जो जुड़े हुए हैं उनका है नाम रामवीर राठौर साहब। करें नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड ले रखे हैं इन्होंने सर, और इन्होंने जो है 286 शेयर ले रखे हैं, 175 रुपये के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अभी अगर हम देखें अशोक लेलैंड का भाव जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 180। आज मजबूती है 4% के आसपास की, हालांकि बीच में हमने देखा कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में लंबा वक्त इसने लगाया है। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो 1% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी अशोक लेलैंड, क्या आज की रैली के बाद अब ये दोबारा रफ्तार पकड़ेगा?
देखो इस स्टॉक के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बार के लिए अच्छी खासे ब्रेकआउट दिखा सकता है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 140 150 इस लेवल से मैं कंटिन्यूअसली कैंटो को रिकमेंड करते आ रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 170 180 ये लेने का लेवल है, लेकिन फ्यूचर्स में ले लेना है, कैश में लेना है। आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, 1 से लेके 2 साल। 150 रुपए तक गिरेगा तो भी आप इसमें क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। 140 आपका लास्ट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 140 के नीचे ही जाएगा तो खराबी स्टॉक माना जाएगा। तो 140 आपका स्टॉप लॉस होगा। धीरे धीरे करके आपको हर डिक्लाइन के ऊपर इस स्टॉक को ऐड करें। अगर ये एक बार के लिए 200 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एक बार के लिए मैं इसका मंथली चार्ट भी आपके साथ देखता हूँ कि ये एक 2018 में 160 170 ये लेवल्स के आसपास बार बार जाके क्या कर रहा था, रिवर्सल दिखा रहा था। ये अभी कंफर्टेबली 170 के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहिए। 140 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में टारगेट कम से कम 250 से लेके पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 280 ये लेवल्स का हो सकता है। जी, तो राय निकल करके आती हुई इस बीच आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक अपना प्रश्न पूछने के लिए। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहे हैं हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और आज क्या बात है, ज़्यादातर दर्शक दिल्ली से ही कॉल कर रहे हैं, बाकी राज्यों के लोग आज वैसे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वैसे मैं सुस्ती रहने दिखा वाला रहे हैं। मेथी। बताइए आशीष जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ और 2027 में मेरा एक चुनाव लड़ने का एम है। तो मैं जो मेरा रिस्क रेशियो है वो मैं हाई रखना चाहता हूँ। मैं जी। अपने पोर्टफोलियो में कौन से शेयर ऐड करूँ जिससे लगभग मुझे 1 करोड़ रुपए तक का मेरा जुगाड़ हो सके, और कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? 1 करोड़ रुपए आप निवेश करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, 1 करोड़ का मेरा टारगेट होना है। हाँ। और मैं कितना अमाउंट निवेश करूं और पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक रखूं जिससे 2027 तक मैं क्या कहते हैं टारगेट अचीव कर सकूं। चलिए, अच्छी बात है। और वैसे 2027 में आपको चुनाव लड़ना है? जी 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 सर। 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, नगर पालिका का सर, नगर पालिका नगर पा- परिषद का चुनाव। अच्छा अच्छा। चलिए सर, ये इस तरह का प्रश्न पहली बार आया है कि चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति जो है वो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाह रहा है कि 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाए। पावस्कर साहब, आपके लिए बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चूके इधर उधर ना तो भाई साहब का चुनाव रह जाएगा। तो चुनाव के लिए इनको 1 करोड़ रुपए जुटाने हैं और म्यूचुअल फंड में पैसे ना लगा करके सीधे शेयर बाज़ार में एंट्री ले रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में कौन से शेयर ऐसे शामिल करें जिसकी वजह से इनको जो है 1 करोड़ रुपए का फंड जो है इनका तैयार हो जाए? तो कितने रुपए इनको लगाने चाहिए? 3 साल का नज़रिया, ये अच्छी बात है कि अपना 2-3 साल का नज़रिया इनके पास है। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मैं छोटे मूव्स पकड़ने के लिए ज्यादा मेरा फोकस रहता है, 10 से लेके 15% का। उससे ज्यादा मैं बड़े मूवमेंट के लिए ट्रेड नहीं करवाता हूँ क्लाइंट्स को। कुछ ही सेक्टर्स के ऊपर मैंने 3x 4x वाले ट्रेड जो दिए थे। लेकिन ये जो उनका 2027 वाला जो ट्रेड है, तो वहां पे पैसा आपका बन सकता है। लेकिन अगर कोई आपके चैनल के ऊपर फंडामेंटल एक्सपर्ट आता है तो उनसे ही आप अगर राय लोगे नेक्स्ट शो में तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 4 साल बाकी है, 3 से लेके 4 साल बाकी है। तो इतना लंबा व्यू देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई ठीक। फंडामेंटल एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे आप शेयर। सर जी, आप आज ही के कार्यक्रम में अभी जो है वाह क्या आईपीओ है हमारा सेगमेंट होता है, तो जब आईपीओ बाजार पे चर्चा हमारी जो समाप्ति के करीब होगी ना, तो ये आपका प्रश्न जो है अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार को फंडामेंटली जो है पढ़ते हैं। तो रोचक विषय है आपका। तो सामान्य तौर पर आईपीओ सेगमेंट में हम बाकी सवाल नहीं लेते हैं, सिर्फ आईपीओ से जुड़ी हुई बातचीत करते हैं, लेकिन आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है कार्यक्रम के साथ जो है वो बने रहिए आखिर तक, तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, राम्या वर्मा जी का प्रश्न ले रहे हैं। प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं कि नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? राम्या जी कह रही हैं नमस्ते सर, मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 200 शेयर, 255 के ऊपर लिए हुए हैं 200 शेयर।
तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अब ये जानना चाह रही हैं कि अभी जो है वो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर उनकी होनी चाहिए। और ये भी शेयर ऐसा है कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। 255 पे आपने लिया है, 270 का भाव है, 15 रुपये इन्हें मिल रही हैं राम्या जी को। एक महीने में 58% के आसपास की रैली इस शेयर के अंदर आ चुकी है। सभी सरकारी कंपनियों में जो है वो हमने देखा है काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज भी जो है हम देख रहे हैं PSU कंपनियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से रॉकेट हुआ है शेयर। ये 170% की तेज़ी जो है पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी मिथिलेश पावस्कर साहब आपकी? 15 रुपये इनको प्रॉफिट हो रहा है अभी। देखो, ये स्टॉक में कल का जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल का क्लोजिंग आप एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हो। 265 कल का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रुपए का बफर रख के 263 से का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक 90 डिग्री का मोमेंटम आ चुका है। वो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक हायर लेवल के ऊपर चिपका है। तो ये स्टॉक यहाँ से 300 जाएगा, 500 जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में एक स्टॉप लॉस है। उस स्टॉप लॉस को क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप चल सकते हो। तो 262 रुपीज का एक आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलो। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप जो 7-8 रुपए कमाओगे वो भी आपके सेव हो जाएंगे। अगर यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा तो एक मोमेंटम के साथ आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो 262 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। जी, तो ये रहा है फिलहाल निकल करके आती हुई। और सरकारी कंपनियों में माहौल बना हुआ है। एक कंपनी और डिस्कस कर लेते हैं, उसका पहले बजिंग स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहले सपना जी का से बातचीत कर लेते हैं। सपना जी कह रही हैं, नमस्ते विपुल सर। नमस्कार सपना जी, कैसी हैं आप? और कह रही हैं ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल के इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, 517 रुपये की इनकी खरीद है। और HDFC लाइफ पे भी सवाल है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में। इंश्योरेंस सेक्टर से इतना आपको काफ़ी लगाव लग रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, पहले ऐसे ऐसे पोटेंशियल से बातचीत कर लेते हैं। 100 शेयर हैं, 517 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, और भी 506 का भाव है। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। और बीमा क्षेत्र वैसे तो हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करा रहे हैं, ख़ासतौर से कोविड के बाद से। लेकिन शेयरों में वैसा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है। 6 महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न जो है ऐसे पोटेंशियल में रहा है। साल भर में देखें 17-18% का रिटर्न, जबकि बाज़ार के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है 100-100, 2-2% की रैली आ चुकी है। क्या सलाह रहेगी सर? ऐसे पोटेंशियल ले रखे हैं इन्होंने, अभी नुकसान में है। देखो, ऐसे पोटेंशियल में हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया है। तो जब तक ये स्टॉक 530 ये लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक कोई भी अपसाइड मोमेंटम जो आएगा वो सेल ऑफ की इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ये 530 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 590 से लेके 640 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 480 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 530 के ऊपर अगर निकलता है तो चाहिए तो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा नई क्वांटिटी के लिए वो स्टॉप लॉस होगा 510 रुपए।